नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आज हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ के विकास, भविष्य की योजनाएं, उपलब्धियां, चुनौतियां, इन सब पर बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी में। बहुत बहुत आभार साहब आपका। जी विजय सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ की पहचान इस बात से हुआ करती थी कि वो नक्सलवाद प्रभावित है, वहां नक्सलवाद बहुत ज्यादा हावी है। इस चर्चा में नक्सलवाद से जुड़े तमाम मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले कुछ आंकड़े हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। हाल ही में सदन में जब नक्सलवाद और माओवाद उग्रवाद को लेकर जब कुछ सवाल पूछे गए, तो उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से कुछ आंकड़े दिए गए। आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद की घटनाओं में 73% की कमी आई है। नक्सल घटनाओं में जान होने वाली मौतों में करीब करीब 86% की कमी आई है। और जो देश में 126 जिले 10 राज्यों के नक्सलवाद से पीड़ित थे, वो अब 9 राज्यों के 38 जिलों तक सीमित हो गए हैं। तो सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि नक्सलवाद और नक्सलवाद की घटनाओं में आई इस कमी के पीछे आप सबसे बड़ी वजह छत्तीसगढ़ में क्या मानते हैं सर? सरकार का दृढ़ संकल्प होना ये सबसे बड़ी वजह होती है। सरकार का संकल्प बड़ा होता है। विगत सरकार की ढुलमुल नीतियां थीं, इस पर स्पष्टता नहीं थी और इसलिए कार्यों में भी स्पष्टता नहीं थी। वर्तमान सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी बड़ा संकल्प है और माननीय विष्णुदेव साय जी का भी स्पष्ट मार्गनिर्देशन इस पर है और इसलिए सरकार का संकल्प स्पष्ट होता है तो काम भी आगे बढ़ता है। जितनी रफ्तार से ये काम हो रहा है नक्सल के खिलाफ, क्या सरकार बनने से पहले कोई ब्लूप्रिंट तैयार था छत्तीसगढ़ बीजेपी का कि सरकार में आते हैं तो उसके बाद फिर इस तरह से नक्सलवाद से मुकाबला किया जाएगा? ब्लूप्रिंट जनता के पास तैयार था, ब्लूप्रिंट प्रशासन के पास तैयार था। बात इंप्लीमेंटेशन की थी। आज जनता भी तैयार है, प्रशासन भी तैयार है और शासन तो सर के बल तैयार है। तो स्पष्टता तो आनी ही है इसमें। जब 2014 से पहले के नक्सल के आंकड़े और 2014 के बाद के नक्सल आंकड़ों की तुलना की जाती है, तो ये दिखता है आंकड़ों में, जैसा केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं, कि घटनाओं में कमी आई है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया और जो आंकड़े दिए। क्या डबल इंजन की सरकार का 2023 के बाद से फायदा हुआ है? विचारधारा जब मिली तो फिर उसका फायदा हुआ? चाहे देश में आतंकवाद का विषय हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की बात हो या जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की बात हो, भाजपा के सरकारों की नीतियां बहुत स्पष्ट रही हैं। देश की एकता, देश की अखंडता, सुदृढ़ व्यवस्था, ये बहुत स्पष्ट भाव से हम लोगों ने काम किया। किसी आतंकवादी को घर में बिठाकर किसी राजकीय नेता ने बिरयानी नहीं खिलाई और इसलिए बहुत स्पष्ट हो गया सबको कि करना क्या है, कैसे काम किया जा सकता है। कांग्रेस मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी आपसे कहना चाहता हूं और देश के संदर्भ में भी आपसे कहना चाहता हूं, इन दोनों ही स्थितियों में सरकार की दृढ़ता इस विषय पर यही बहुत महत्वपूर्ण है। डिप्टी सीएम साहब, एक सवाल ये भी है। नक्सलवाद पीड़ित लोग दिल्ली आए और दुनिया के सामने उन्होंने मीडिया के जरिए से दिल्ली आकर उन्होंने अपना दर्द बताया, दंश बताया कि नक्सल हिंसा से उन्होंने क्या कुछ खोया है। और राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। तो इस घटना को कितना आप अहम मानते हैं? क्योंकि मुझे याद आता है शायद पहली दफा ऐसा है कि इतनी बड़ी तादाद में नक्सल पीड़ित राष्ट्रीय राजधानी आए और उन्होंने अपना दर्द पूरी दुनिया के सामने रखा। अब आप ये सोचें साहब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नक्सल पीड़ित बैठे हों और सामने दुनिया के स्तर की सारी मीडिया हो, सारी मीडिया उनसे बात करे। और ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया में कब हुआ होगा कि जिसमें पीड़ित स्वयं जंगल से निकलकर दिल्ली पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हो जाएं? ऐसा कब हुआ होगा? आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी से उनकी मुलाकात, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात, विभिन्न चैनलों में उनकर जाना, साथ ही साथ वो ऐसे वकीलों के यहाँ भी गए, ऐसे समाज सेवी जो अपने आप को कहते हैं उनके घर पर भी जाकर होकर आए, जो कि बस्तर में शांति की स्थापना के हर प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ऐसी ताकत का वहां पर राज बना रहे जो पूरे बस्तर क्षेत्र को अशांत करना चाहता है।
ऐसे सारे लोगों के घर जाकर वो मिलकर आए हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जंतर मंतर में आधे घंटे का धरना दिया है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं सबको देखकर। वो जो बस्तर शांति समिति है, मैं उनके व्यवस्थापकों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनको कभी मिलेंगे तो सम्मान भी उनका जरूर अपनी तरफ से करूंगा। सम्मान आपने भी किया था जब लौटे वो दिल्ली से। बस्तर का ये दर्द कभी निकल कर ही नहीं आ पाया था। बस्तर का ये दर्द कभी निकल कर ही नहीं आ पाया था। कहीं दिल्ली से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता था जो ये बताने लगता था कि बस्तर के गांवों में देखो किस तरीके से पुलिस मार रही है। अरे पुलिस क्यों मारेगी भाई? पुलिस क्यों मारेगी किसी को? और पुलिस मार रही है ये कह देना, इसका क्या अर्थ हो जाता है? बस भ्रम फैलाना है, यूएनओ में जाकर भ्रम फैलाना है, दिल्ली में भ्रम फैला करके रखना है सबके बीच में। बस्तर के नौजवानों को अभी हमने लेकर के, हम लोग यहाँ आए थे राजधानी रायपुर में, विधानसभा घुमाया, सब जगह घुमाया। आपको आश्चर्य होगा, 25 साल का लड़का, उसने कभी टीवी नहीं देखा था। 25 साल का लड़का टीवी नहीं देखा था, कभी रायपुर नहीं पहुंचा था। उसके गांव में पहले विद्युत कनेक्शन था, कट गया। उसके गांव में पहले स्कूल था, ब्लास्ट कर दिया गया। गांव में अस्पताल की व्यवस्था थी, खत्म कर दी गई व्यवस्था। मतलब किस युग में जाना चाहते हैं? और ये कौन सी आंदोलन है? ये क्या आंदोलनकारी है भाई? किस तरीके का वाद है ये? कोई बता दे मुझे। पूरे बस्तर के गांव के विकास के मार्ग में आईईडी बिछा हुआ है। इनको समझना होगा कि बंदूक की नली से स्कूल नहीं निकल सकता है, बंदूक की नली से अस्पताल नहीं निकल सकता है। माओवाद जो चीन में ही खत्म हो गया, वहां पर भी सही नहीं हो पाया। आज चीन किस दिशा में है? आज ये माओवाद वो यहां लाना रखना चाहते हैं बस्तर में? कुछ नहीं है भैया। कुछ संसाधनों का दोहन चाहते हैं, कुछ तरीके से वहां पर रह करके ऐशो आराम करना चाहते हैं। बस्तर के स्थानीय लोगों को भड़का करके और भ्रमित करके, फंसा करके ये नक्सलवाद पर काम करना चाहते हैं। जबकि नक्सलवादी जो नेता अपने आप को कहते हैं, उनके बच्चे जाकर अमेरिका में पढ़ाई करते हैं। सर विजय सर, मैं आपसे पूछना था कि जब ये दिल्ली से वापस लौटे तमाम नक्सल पीड़ित लोग, जो दिल्ली में धरना भी देकर आए, राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर आए, तो रायपुर में आपने अपने आवास में उनका स्वागत किया था। आपने कहा कि 25 साल का एक शख्स था, युवक था, जिसने टीवी नहीं देखा था। मैंने वो तस्वीरें देखी जब आपने सम्मान में उनको उपहार भी दिए, उन लोगों को आपने रेडियो भी बांटे। नहीं, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा इसमें जी। ये लोग जो आए हैं, ये लोग अभी आए हैं, ये टीवी देखे नहीं देखे मैं नहीं जानता हूं। ये इनसे भी बात हुई, इनकी बहुत सारी ऐसी स्थिति थी। परंतु एक और अभियान हुआ था जब हमने बस्तर के नौजवानों को लेकर हम लोग रायपुर आए थे घुमाने के लिए। वो 5 महीने पुरानी बात है, और उसमें भी यही स्थिति सामने आई थी जी। तो आपने सर उपहार में उनको रेडियो दिए थे, तो अब बस्तर में उन रेडियो के जरिए से शांति गीत गूंज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस्तर में जो ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है, उसमें पहले 16% ही छत्तीसगढ़ी और गोंडी, हल्बी, भतरी इसमें प्रसारण होता था। अभी मैंने आग्रह किया तो केंद्रीय मंत्री महोदय ने, माननीय अमित शाह जी ने और माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने इस पर ध्यान दे करके अब 50% हल्बी, गोंडी, भतरी इन भाषाओं में वहाँ पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और इसीलिए मैंने उनको ले जाकर रेडियो दिया। वहाँ पर मोबाइल के टावर लगाने नहीं दे जा रहे हैं। मोबाइल के टावर लगाने कोई जाता है तो बम से उड़ाया जाता है, गोली मार दी जाती है। तो रेडियो तो पहुँच जाएगा उन तक कम से कम। ये अच्छी बात है सर। विजय सर, एक सवाल और भी है आपसे मेरा। 24 अगस्त को करीब करीब 1-2 महीने पहले एक बहुत अहम मीटिंग हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे और तमाम जितने नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उनके डीजी, उनके चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। क्या कोई रोड मैप, कोई कुछ दिशा निर्देश उन्होंने आपको दिए? उन्होंने बताया कि आखिर इसका बेस क्या है, आधार क्या है, कैसे डेडलाइन तय हुई मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़? माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने 370 खत्म करवा लिया, जम्मू कश्मीर से एक पत्थर नहीं चला, कोई खून की नदियां नहीं बही। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी चुनाव के बाद होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी कितनी भयानक थी हम सब जानते हैं। वो सब कुछ समाप्त हो गया। अगर अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में आकर ये कह रहे हैं तो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे योजना है, इसके पीछे पूरी बड़ी कार्यवाही की भी योजना है। सब कुछ करके पूर्ण नियंत्रण की स्थिति नियत समय तक पहुंचेगी। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो हम कैंप लगा रहे हैं, बहुत जल्दी वो रिसोर्ट बनकर दुनिया को लुभाने लग जाएंगे। कैंप से सर मुझे याद आया, एक योजना है नियत नेला नार, आपका अच्छा गांव।
ये नियत नेल्लानार कितनी अहम भूमिका निभा रहा है जब आप नए शिविरों, शायद 13 या 14 नए शिविरों के आसपास आप विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो उससे कितना फर्क गांव के युवकों, गांव के लोगों की विचारधारा में आ रहा है और नक्सलियों को उससे कितना नुकसान हो रहा है? गांव डिमांड करता है कैंप की, आप जी, डिमांड करता है हमारे यहाँ कैंप खुलना चाहिए, ये डिमांड करता है। एक कैंप के आसपास के सभी गांवों में सरकारी योजनाएं सैचुरेशन के लिमिट तक पहुंचे, इसके लिए काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी खोले जा रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, टावर लगाए जा रहे हैं, ये सारे काम वहां पर किए जा रहे हैं। मैं आपसे इसमें कहना चाहता हूं कि नियत नेल्लानार एक ऐसी योजना है जो कैंप के आसपास के सभी गांवों को विकास की पूर्णता तक ले जाने का काम कर रही है। बहुत विशेष ये है कि अब गांव वाले कैंप खोलने की डिमांड करते हैं। किसी को नहीं चाहिए भाई वो दहशत जो वहां फैला कर रखा गया है, किसी को नहीं चाहिए। वहां पर घर वाले को चिंता होती है कि बेटा मेरा जवान हो रहा है, अब इसको ले जाएंगे नक्सली, बच्ची मेरी जवान हो रही है, इसको जबरदस्ती ले जाएंगे, संगठन में भर्ती करेंगे, जंगल में घुमाएंगे, बंदूक चलवाएंगे, हत्याएं उससे करवा देंगे और फिर अब वो फंस गया कहेंगे। तो सर, ऐसा सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए लोग परेशान होते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं भाई कैंप आ जाए, शांति से हमारा जीवन चले। नियत नेल्लानार में क्या विकास के लिए किसी तरह की कुछ और अतिरिक्त फंड की कुछ रणनीति है सर, ताकि विकास और रफ्तार से और ज्यादा विस्तृत इलाके में विकास किया जा सके? नहीं, नियत नेल्लानार तो कन्वर्जेंस है योजनाओं का ना, योजनाओं में फंड पहले ही है, नोडल अधिकारी उसके तय करके उन सारी योजनाओं को वहां पर लागू किया जा रहा है। एक योजना और है सर, लोन वर्राटू। घर लौट चलें, घर वापसी, तो लोन वर्राटू का स्वरूप आप अभी उसे ठीक पाते हैं या आपको लगता है कि लोन वर्राटू में भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरेंडर पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे और जल्द ही एक नई सरेंडर पॉलिसी लाई जाएगी। तो क्या आप किसी नई सरेंडर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और उसकी घोषणा कब तक होगी? 15 अक्टूबर के आसपास इसकी, थोड़ा आगे पीछे इसकी घोषणा हो जाएगी। 5 जिलों में पुनर्वास केंद्र बनाए जा रहे हैं जो स्किल डेवलपमेंट के भी काम होंगे। उन पुनर्वास केंद्रों में हमारे जो साथी बस्तर के हैं जिनको ज़बरदस्ती फंसा कर रखा गया है, जब वो आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनके रहने की पूरी व्यवस्था होगी, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था होगी, और जो चीज़ें पुनर्वास नीति में अभी आपके सामने आएंगी वो सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ उनको, वो सारी बातों की फैसिलिटीज़ उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसे पुनर्वास केंद्र अब अनेक जिलों में ये प्रारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना को पूरा ध्यान दे करके आगे बढ़वा चुके हैं और आने वाले समय में ही उनके करकमलों से ही इसका प्रारंभ होगा। विजय सर, एक सवाल मेरा आपसे ये कि अब से 4-5 महीने पहले छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जो ऐतिहासिक थी और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए थी। एक बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया और उसे बताया गया कि ये कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई थी, तमाम सुरक्षा एजेंसियों की एक बहुत शानदार प्लान था जिसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और अभी 3 से 4 दिन पहले हमने देखा कि बड़े नक्सली नाम जिन पे करीब करीब 49 लाख का इनाम था, रूपेश, जगदीश, सरिता, इन्हें भी ढेर कर दिया गया। तो क्या कुछ सुरक्षा बलों और की स्ट्रैटेजी बदली है सर, रणनीति बदली है? आपने कुछ निर्देश दिए हैं कि छोटे स्थानीय नक्सलियों के बजाय बड़े नक्सल कमांडर्स को टारगेट कीजिए? अधिकतम लोग जो वहां पर हैं, मैं 95% तक की बात कह रहा हूं आपसे, 95% लोग वो नहीं चाहते हैं ये सब करना, वो फंसे हुए हैं इसलिए कर रहे हैं। पुनर्वास नीति के माध्यम से उनका आत्मसमर्पण होगा और वो सब मुख्य धारा में वापस आएंगे। एक गोली चलाकर किसी एक को भी मारने की बात सरकार के माध्यम से नहीं सोची जाती है। मसला ये है कि अगर वो पूरी दुनिया को दहशत में लाना चाहते हैं, मसला ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को बंधक बनाना चाहते हैं, मसला ये है कि वो बम से गाड़ियों को उड़ा देना चाहते हैं, जान ले लेना चाहते हैं, घर घर के सामने आईईडी बिछा देना चाहते हैं, तब तो कार्यवाही करनी ही पड़ती है भाई। अब से कुछ दिन पहले सर एनडीटीवी पर ही हमने बस्तर आईजी सुंदरराज पट्टिलिंगम से बातचीत की थी और जब सुंदरराज जी से बात हुई थी तो उन्होंने इसी इंटरव्यू में, जैसे आपसे बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि वाकई आईईडी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो तब जबकि आप नियत नेल्लानार में विकास कर रहे हैं, आप स्कूल बना रहे हैं, आप टावर लगा रहे हैं और उधर एक आईईडी का खतरा है जो जवानों के लिए तो खतरा है ही, इसके साथ साथ विकास पर भी विस्फोट से नक्सली हमला करते हैं। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे सर?
आईआईटी के अब तक अवेलेबल टेक्नोलॉजीज जितने हैं, जिसमें मैनुअली ज़मीन के 30 सेंटीमीटर के नीचे तक का आईडी ही डिटेक्ट किया जा सकता था, उस टेक्नोलॉजीज़ के बाद भी आगे बढ़ करके विभिन्न लोगों से बातचीत करके नई टेक्नोलॉजी जो ड्रोन बेस्ड हो, जिसमें और अधिक हम इंटेंसिटी के साथ और अधिक डेप्थ तक जा करके आईडी डिटेक्शन कर सकें, इस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये भी चीज़ आपके सामने आएगी। जी, एक नक्सलवाद को लेकर सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, फिर मुझे कुछ और सवाल भी पूछने हैं सर आपसे। माड़ बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है और इसमें अबूझमाड़ और आसपास के इलाके की संस्कृति, विरासत और उसकी पहचान, विचारधारा को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। तो माड़ बचाओ अभियान लाने का मकसद क्या था और इसमें अब तक आपको कहां तक कामयाबी मिली है? अबूझमाड़ या पूरा बस्तर, उसकी संस्कृति अनूठी है। ऐसी संस्कृति मतलब जिसको अनुकरणीय है, वंदनीय है। उनका परिधान, उनका आभूषण, उनका व्यंजन, उनका नृत्य, गीत, वाद्यंत्र, सब कुछ अद्भुत है। न सिर्फ माड़ वरन पूरा बस्तर, इन सारी बातों को गिन गिन कर एक एक बिंदु पर काम करते हुए सरकार इन सारी बातों को उठाने का काम कर रही है। माड़ बचाओ का मसला ये है कि संस्कृति हमारी सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। समूचे बस्तर में इस बात को किया जा रहा है। सरकार इस पर अभियान करके, योजनाएं करके आगे बढ़ेगी। ठीक सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जहां नक्सलवाद की घटनाओं में, मौतों में कमी आ रही है, आंकड़े ये बताते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगाता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है जब से सरकार बदली है, जब से नई सरकार आई है, साय सरकार आई है। उसके एवज में भी हमने देखा कि अभी हाल में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, खुद भूपेश बघेल उसमें शामिल हुए और न्याय यात्रा निकालकर यह बताने की कोशिश की गई कि आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं। और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी तो सबसे पहला सवाल आप ही से होगा, आप गृह मंत्री हैं राज्य के, और भूपेश बघेल कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों का षड्यंत्र था, जिसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बलौदा बाजार आदि, जिनका षड्यंत्र था, उसमें कौन लोग लिप्त थे? आज पता चल रहा है सब कुछ। स्वयं की संलिप्तता करके आंदोलन ऐसे नहीं होता है भाई। अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल 3 साल पहले ही मैंने भी 9 दिन और 9 रात कलेक्टर के दरवाजे पर बैठकर किसानों के धान के लिए आंदोलन किया। लेकिन मुझे ध्यान है कि हमको उस गेट के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद ये सीमा नहीं है। आंदोलन की सीमा यहाँ तक है। वहाँ पर खड़े सुरक्षा कर्मियों को भी हमने कहा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप खड़े रहे तो नहीं जाएंगे, नहीं रहे तो नहीं जाएंगे, हमारी बात हमको रखनी है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही हम लोगों ने मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन था, उस आंदोलन के लिए जिसमें 18 लाख गरीबों का आवास रोककर पुरानी सरकार रखी हुई थी, उसके लिए हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। विधानसभा के गेट के पास हजारों की संख्या में हम पहुंचे और हमने वहां आधे घंटे का धरना दिया। हम अंदर नहीं गए क्योंकि हमको ध्यान है इसके आगे लोकतंत्र अलाउ नहीं करता है आपको। लेकिन जिन्होंने षड्यंत्र करके कलेक्टर और एसपी का कार्यालय जलवा दिया, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। जनता सब समझती है भैया, जनता सब समझती है। आपके कितने लोग जेल में हैं, किस बाबत हैं, आपकी सरकार गई है तो किस भ्रष्टाचार के कारण गई है, आपने शराब के विषय पर क्या किया है, आपने सट्टा के विषय पर क्या किया है, सब जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ की बात है ना, ये लोगों ने तो स्थगन प्रस्ताव लाया था विधानसभा में। उस स्थगन प्रस्ताव के जवाब में मैंने कहा था, उनके नेता प्रतिपक्ष जी ने जब मुझसे यह कहा कि पुरानी सरकार का कोई भी 6 महीना उठा लीजिए और इस सरकार का 6 महीना बताएं, तो मैं पुरानी सरकार का जनवरी से जून 2021, जनवरी से जून 2022, जनवरी से जून 2023, इन तीनों सालों के 6 महीने को माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के साथ कंपैरिजन करके बताया था कि इसमें घटनाएं कम है, इसमें घटनाएं कम है। विजय सर, ये बात ठीक है, आपने भी कई बार इंटरव्यूज में कहा, आपने भी कहा कि हमने भी झंडा कांड में लाठी खाई थी, डंडे खाए थे। लेकिन अब कांग्रेस कह रही कि नई सरकार और डिप्टी सीएम साहब और गृह मंत्री साहब अब बदलापुर की सियासत कर रहे हैं। एक विधायक जेल पहुंचा दिया, जो कलेक्ट्रेट अग्निकांड हुआ था, और वो ये कह रहे हैं कि अब तो पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य, उनकी बेटी दीप्ति, उनसे पूछताछ करवा दी। तो ये बदलापुर की सियासत है क्या? अच्छा, आप मुझे ये बताएं जी, पुलिस ना करे कोई कार्यवाही किसी पर? अगर परेशानी है, गड़बड़ किया तो कार्रवाई होगी। भाई कोई हो, वो चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, बड़ा व्यापारी हो, चाहे साधारण आदमी हो, चाहे जो भी हो, कानून तो सबके लिए बराबर होगा ना भाई। ये कानून को कम ज्यादा करना चाहिए।
और अगर कानून बराबर है, आपने गड़बड़ की है तो होगा और होना ही चाहिए। आने वाले समय में कठोरता के साथ होगा। और कांग्रेस कहती है सर कि गृह मंत्री पर पूरे स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपना कवर्धा नहीं संभाल पा रहे। लोहारी डी में एक शख्स की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, फिर जेल में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रशांत साहू की बात हो रही है, उसी पर कांग्रेस हमलावर है। वो कहते हैं कि गृह मंत्री पहले कवर्धा देख लें, उसके बाद स्टेट देखें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि घटनाएं कहीं नहीं और होती हैं? आप तो टीवी चैनल वाले हैं, आप तो दिन भर ये बताते होंगे। पूरी दुनिया में घटनाएं होती हैं। पुलिस का रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जो जलाकर घटना हुई है, जिसको जलाकर हत्या कर दी गई है, ऐसे हत्यारों के पक्ष में खड़े होकर क्या बताना चाहते हैं ये लोग? मैं पूछना चाहता हूं भाई, इसमें पुलिस पर जो भी विषय था, पुलिस पर तुरंत कार्रवाई की गई। एक आईपीएस अधिकारी सस्पेंड किया गया, उसमें कई अन्य लोग सस्पेंड किए गए, थाना बदल दिया गया है। जांच उस पर न्यायालय के माध्यम से हो रहा है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है भाई, तो उसमें और आगे चीजें पता चलेंगी। जो सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी, उसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन तो जो मूल घटना हुई है जी, उस पर भी तो कार्यवाही होना चाहिए, उस पर भी तो बात कहनी चाहिए। वो छोड़ करके आप सिर्फ वहां राजनीतिक रेटी सीखने जा रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं सभी इनसे कि बीरनपुर में जब घटना हुई थी, जब वहां पर भुवनेश्वर साहू को मार करके फेंक दिया गया था, उस समय वहीं पर 10 किलोमीटर में मंत्री जी का घर था, स्थानीय विधायक थे, वो देखने नहीं गए। भूपेश बघेल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, वो देखने नहीं गए। हमारे कवर्धा में जाने कितनों को लाठियां पड़ी थी, जाने कितनों को जेल पहुंचाया गया था, एक बार पूछने नहीं आए। अभी आप राजनीति करने जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि हर बार जब आरोपियों को जेल में डाला गया, राजनीति करें तो ये समझ में आती है बात जी। विजय सर, क्या वजह है कि जब आरोपियों को जेल में डाला गया तो उनसे मिलने भूपेश बघेल भी गए और टीएस सिंहदेव भी गए, लेकिन बघेल पर आपने निशाना साधा और टीएस सिंहदेव का आपने कवर्धा रेस्ट हाउस में सत्कार किया और 15-20 मिनट की मुलाकात वो चर्चा में भी आ गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो सीक्वेंस था। मैंने भूपेश बघेल जी भी मेरे सामने आते तो मैं उनका स्वागत करता हूं, उसमें व्यक्तिगत मुलाकातों में कोई विषय नहीं है भाई। बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन यहां विषय ये है कि आप लोहारी जी कर जाकर के क्या कर रहे थे? आपने किसका पक्ष रखा? आपने समाज को भ्रमित क्यों किया? आप फिर जेल में गए तो फिर क्या बात हुई? ये बहुत स्पष्टता के साथ टीएस सिंहदेव जी आए थे तो मैंने उनसे भी यही बात कही। साथ ही साथ मैंने टीएस सिंहदेव जी से विशेष मुलाकात इसलिए भी की कि जब प्रधानमंत्री आवास को विगत सरकार ने रोक कर रखा था, अभी विष्णुदेव साई जी की सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में छत्तीसगढ़ के 9,37,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। तो इस आवाज को बुलंद करने वालों में एक नाम टीएस सिंहदेव जी का भी था। उन्होंने उस विभाग से इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैंने बार बार कहा, परंतु वो प्रधानमंत्री आवास गरीबों को नहीं दे रहे हैं और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो उन्होंने उस समय आवाज बुलंद की थी, उस समय उन्होंने अपनी आवाज इसमें गरीबों के साथ मिलाई थी। आज गरीबों को जब आवास मिल रहा है तो मैंने उनको धन्यवाद कहा था। मैंने उनको कहा था कि आपने जो लक्ष्य बांधा था आज वो पूरा होने वाला है। तो डिप्टी सीएम साहब, क्या बाबा को बीजेपी में होना चाहिए? ये देखिए, ये सारी अपनी स्वेच्छाएं हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। अपने अपने मनोभाव, अपनी अपनी धारणाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है साहब जो देश और समाज के लिए काम करती है, बहुत स्पष्टता है इस विषय पर। और कांग्रेस वो पार्टी है जो जबरदस्ती राजनीति करती है, ये भी बहुत स्पष्ट बात है। अभी निर्णय अपना अपना है कि उन कैसा करेगा। एमसीए और एमएससी फिजिक्स छुट्टी दे दे तो ठीक है थोड़ा। और जी विजय सर, बस अब एक दो और सवाल है छोटे छोटे सर। एमसीए और एमएससी फिजिक्स करने वाले विजय शर्मा के बारे में यह कहा गया कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि कवर्धा में एक मजबूत कांग्रेसी मोहम्मद अकबर को उन्होंने पटकनी दी 40,000 वोटों से। यह कहा गया क्योंकि फायर ब्रांड नेता की छवि है, हिंदू नेता की छवि है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में जब धर्मांतरण के आरोप लगते हैं तो फिर मुद्दा गंभीर हो जाता है। धर्मांतरण पर राज्य की सरकार का बहुत स्पष्ट सोच है, बड़ी योजना है। आने वाले समय में भी और स्पष्टता आएगी इस विषय पर, आप देखेंगे अच्छा काम होगा इस पर। मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। विजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आभार जी, बहुत सा धन्यवाद सर आपका। विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और नक्सलवाद से लेके हालिया घटनाओं तक, लोहारी डी से लेके धर्मांतरण तक तमाम विषयों पर उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने इसके जवाब भी दिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।